हेलो सर। I think we are live, so I was just waiting. So, hi, good morning, everyone. Today, our episode is late by 5 minutes due to some technical issue. लेकिन अभी हम आ चुके हैं. So, I think there was some glitch. Fine. So, guys, this is Icon of Vestige, episode number 7. Hope you all are connected. So, guys, हल्का सा आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहा. वी वर अ बिट लेट. आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं आइकन्स ऑफ वेस्टीज के 7th एपिसोड के अंदर, वो एक यूथ आइकन है, एक यूथ लीडर है. एंड बिलीव मी गाइज, आज यू विल गेट अ वेरी वंडरफुल सेशन. आज आपको एक बहुत ही वंडरफुल सेशन मिलने वाला है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जब आप कम उम्र में एक मिलेनियर बन जाते हैं, कामयाब इंसान बन जाते हैं, तो जिंदगी कैसी होती है और आपके कैसे सपने होते हैं. देखिए, एक समय के बाद जिंदगी के अंदर हर इंसान कमाने की सोचता है, हर इंसान चाहता है लाइफ के अंदर सेटल होना. लेकिन जब आपकी उम्र ऐसी ना हो, जब आप सिर्फ कॉलेज पास आउट हो, जब आप कुछ बड़ा करने की सोच तो आपके पास हो, लेकिन आपका जो 5 7 10 साल का समय है वो समय ना लगे और उससे पहले ही आप वहां पहुंच जाएं जहां लोगों को पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं. सो आप लाइफ को किस तरह से जीना शुरू करते हैं, किस तरह से आप लाइफ को देखते हैं, आज आपको ये जानने को मिलेगा. एंड ये वीक जो हम वुमेनहुड पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वीक के अंदर आज हमारे साथ हैं सुरभि सिंह. सुरभि सिंह जी आज हमारे साथ हैं. एंड बिलीव मी गाइज, आज आपको सुरभि सिंह जी के माध्यम से पता लगेगा कि आज वो बैचलर हैं, आज वो मिलेनियर हैं, कैसी लाइफ वो जी रही हैं, एंड कैसा एक्सपीरियंस उन्होंने आज अपनी जिंदगी में लिया, मिलेनियर होने का क्या बेनिफिट होता है. सो आइकन्स ऑफ वेस्टीज एपिसोड नंबर 7, संघर्ष से सफलता तक का सफर, आपको हम मिलवाएंगे आज एक और द रियल लाइफ हीरो से. सो गाइज, आप रेडी हैं? एंड वील स्टार्ट विद द फोटो कलेक्शन. हम आपको फोटो कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे. एंड हमारे साथ जो आज आप देख पाएंगे कौन थी सुरभि सिंह, और आज जो एक ब्रांड बन चुकी है द सुरभि सिंह, वो कैसे पॉसिबल हो पाया. सो शी इज द सुरभि सिंह, द ओल्ड सुरभि सिंह, जो उनकी पुरानी बचपन की तस्वीर है, काफी छोटी थी उम्र में. सो कभी सोचा नहीं था उस एज के अंदर शायद सुरभि ने कि आज सुरभि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएंगी और आज एक इंस्पिरेशन होंगी बहुत सारे लोगों के लिए, आज एक सेलिब्रिटी होंगी, इनवाइट किया जाएगा उनको बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर. आज बहुत फेम है इनके पास, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ियां, फेम, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास लाइफ के अंदर. मैं आपको जरूर दिखाऊंगा. ये सुरभि सिंह अपनी मदर के साथ ओल्ड पिक्चर, यहाँ पे सुरभि जी अपनी फ्रेंड्स के साथ. ये पुरानी सुरभि सिंह है जिन्हें नहीं पता था कि वो इंडिया की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाएंगी, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात हो जाएगी. ये सुरभि सिंह जब काम करना शुरू किया उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं सुरभि सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे हैं. एंड बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर करती हैं अपने काम से, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती हैं सुरभि जी. सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है सुरभि सिंह जी की अपनी अपनी सल्तनत. बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे कामयाब लेडीज, बहुत सारे लोग. एंड आई थिंक आज इन सब की इंस्पिरेशन है द सुरभि सिंह. सुरभि ने स्टार्ट किया अपना करियर एज अ स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई करी, पीजी करी इन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर. पीजी करने के बाद अपने ब्रदर का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी, और वहां से इनका आगमन हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर. बहुत सारी यंग महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई हैं आज, जब काम करती थी, जब मैगजीन्स में इस तरह से फोटोग्राफ्स आते हैं. आज बहुत सारे लोगों के साथ, अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ भी काम करती हैं, उनको भी इंस्पायर करती हैं अपनी सक्सेस से. बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हैं, यहाँ आप देखेंगे सुरभि सिंह जी को. एंड सुरभि सिंह जी ने इस सिस्टम को, इस नेटवर्क को डेवलप करना शुरू किया अपने ब्रदर के साथ. सो उनके ब्रदर का बहुत सपोर्ट है, और दोनों ब्रदर एंड सिस्टर दोनों आज साथ मिलके डेवलप कर रहे हैं. आज तो आज हम सुरभि जी से जानेंगे उनका लाइफस्टाइल है. हाथ में आईफोन, ऑडी का की चेन आप देख सकते हैं. एंड स्टाइल है, आज स्टाइल है, वाकई में आज स्टाइल है. और ये स्टाइल आया कहां से? दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन. सुरभि सिंह जी शुरुआत हुई, और आज आप देख सकते हैं द ब्रांड सुरभि सिंह.
एट दिस यंग एज। सोचिए दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, कहते हैं ना, ये तो अभी झांकी है, पूरा खेल तो अभी बाकी है। सो यहाँ मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मेरे साथ सुरभि जी ज्वाइन हैं, सो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा वो अपने बारे में बताएं, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप आपके साथ 1 से 2 मिनट का शेयर करना चाहूंगा, इफ इट विल बी पॉसिबल। आप यहाँ देख सकते हैं सुरभि जी के लाइफस्टाइल को, गाइस। पिघला दे सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज था नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि लोगों ने लोगों को संघर्ष करते तो देखा था, किसी को सफल होते नहीं देखा था। आपकी story.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सुरभि सिंह से, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत ही कम उम्र में एक ऐसी सफलता प्राप्त की है जिसे पाने की कोशिश में सो गाइज, यहाँ एक सवाल पूछा गया है सुरभि सिंह जी से कि क्या स्कोप है यूथ के लिए, क्या स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहूंगा इसका जवाब वीडियो के माध्यम से ना दें, क्योंकि आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं सुरभि सिंह जी। सो मैं चाहूंगा सुरभि जी को यहाँ पे इनवाइट करना, और सुरभि जी के माध्यम से ही हम जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका और क्या आज वो बताना चाहेंगी अपनी स्टोरी के अंदर। सो सुरभि जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, एंड मैं आपको एक बार, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यस। सुरभि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? गाइस, सुरभि जी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद अस, सो विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो आपने इस जर्नी को देखा, आपको कैसा महसूस हुआ? आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे पॉसिबल हुई ये सक्सेस, कैसे यहाँ तक पहुंच पाई हैं। हमारे साथ सुरभि जी जुड़ चुकी हैं। या सुरभि जी, हम आपको देख पा रहे हैं? सो कनेक्टेड मैम? यस सर। हाँ जी मैम। जी सर। तो आप मुझे सुन पा मैं रही हैं? और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ग्रेट। जी सो सुरभि जी, यहाँ से हम जानना चाहेंगे आपसे, फर्स्टली थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, आइकन्स ऑफ वेस्टीज में आने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस आपका वेट कर रही है, वो मुझे नहीं, आज आपको सुनना चाहते हैं। सो स्टेज इज ऑल योर्स फ्रॉम हियर, प्लीज। थैंक यू सो मच अजय सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी कि आपने एक बहुत अच्छा आइडिया लेके स्टार्ट किया। एक बहुत अच्छा आइडिया वुमेनहुड सेलिब्रेट करना, जैसे कि अभी हमने मार्च में वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है एज अ लीडर अगर आप वुमेन के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें आगे लाना चाह रहे हैं, या उनके अचीवमेंट को अगर आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। इट्स अ नोबल कॉज आई थिंक। So thank you so much Ajay sir for giving me this wonderful opportunity to address so many people. थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बहुत ही थैंकफुल उन लोगों की भी हूँ जो लोग आज मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं।
सो अच्छा लगता है कि अगर दुनिया आपने कुछ ऐसा किया हो, कुछ आपकी कहानी में ऐसा हो जिसे लोग सुन रहे हैं या लोग सुनना चाहते हैं अगर आपको, सो ये बहुत ही ऑनर की बात होती है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि वेस्टीज ने आज हमें जो आइडेंटिटी दी है, जो आज एक पहचान मिली है, और उससे भी बड़ी बात कि अगर आपकी वजह से कुछ लोगों का जीवन बदल रहा है, कुछ लोग आप जैसा दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो ये आपकी लाइफ का सबसे ऑनर्ड सबसे बड़ा ऑनर्ड मोमेंट होता है। और जैसा कि अजय सर ने बताया कि जब सर से बात हुई कि मैम ऐसा कुछ एक प्लान हम कर रहे हैं और फीमेल्स का एक हम वीक पूरा वुमनहुड पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट ही इज थिंकिंग अबाउट इट कि फीमेल्स जो हमारी हैं और जिन्होंने अचीवमेंट्स लिए हैं, क्यों ना उनकी स्टोरी को हम दुनिया को दिखाएं। और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी तो अभी आपने देखी, लेकिन बिहाइंड दैट पिक्चर कहते हैं ना कि आपकी सफलता, जब आप सफल होते हैं तो लोग दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है, लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं तो वो होती है बात वही नींव का पत्थर होना। नींव का पत्थर होना मीन्स हम सभी लोग ताजमहल तो देखने जाते हैं, हमें ताजमहल की ब्यूटी दिखती है, लेकिन ताजमहल को जिसने होल्ड कर रखा है वो है उसका फाउंडेशन। वहां पे बहुत सारे पत्थर हैं जो अंधेरे में हैं, और उन पत्थरों को कोई भी नहीं देखता। आप कह सकते हैं कि उन्हें वो फेम नहीं मिलता, लेकिन अगर वो फाउंडेशन ना हो तो वो ताजमहल ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकता फ्रेंड्स। आज अगर मैं बात करूँ तो हमारी लाइफ में हमारी इस सफलता तक ऑडी के पहुँचने के पहले 3.5 लाख रुपए चेक पहुँचने से पहले, फॉरेन ट्रिप जाने के पहले का जो स्ट्रगल टाइम होता है, जो टाइम में हमने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, लोगों को वो सफलता तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। तो मैं आज ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई, और क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी उसी पीरियड में हैं, जिस पीरियड में आज से 2-3 साल पहले मैं थी, स्ट्रगलिंग फेज़, लोगों के रिजेक्शंस, लोगों का मना करना, और वो टाइम जो होता है जब कई बार आपको लगता है शायद गिव अप करना चाहिए, शायद गिव अप करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं गलत प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ कर लिया है, कैसे करना चाहिए? तो वो जो एक टाइम होता है हमारी लाइफ़ में, किस तरह से हम वहाँ पे अपने आप को सँभाल पाएँ। अगर फ्रेंड्स मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने वेस्टीज में शुरुआत करी थी तो सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा जो अकाउंट था, वो अकाउंट था मेरा स्टूडेंट अकाउंट था, और उस स्टूडेंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो होना चाहिए, वो मिनिमम बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में होता था, यानी कि स्टूडेंट अकाउंट में आप समझ सकते हैं कितने पैसे होते हैं। और उस टाइम पे मेरे पास अकाउंट था, मेरा बैंक अकाउंट था जो मेरे नाम से था, और मेरे पास अपना बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड था। तो मेरे लिए, और बैंक अकाउंट खाली है, बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, उतना ही है जितना मिनिमम बैलेंस में होना चाहिए। तो होता ये था कि उस समय उतने में ही बहुत प्राउड फील होता था, लगता था यार बहुत अमीर हैं। जब दोस्तों में बैठते थे तो लगता था कि अरे मेरे पास मेरे नाम का बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट के साथ ही साथ एटीएम कार्ड है, तो अमीरी जैसा फील होता था। बट जो रियलिटी थी, जो सच्चाई थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि बैंक अकाउंट खाली होते थे। अ, क्योंकि कोई कन्विंस नहीं होता था। कन्विंस का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स लोग भी कन्विंस नहीं होते थे, और मेरे पास अपना ट्रैवल का खुद पर्सनल कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि मैं पर्सनली अपनी खुद की गाड़ी से जा के लोगों को प्लान कर सकूं। तो मैंने पैदल खूब चलाया, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पद यात्रा बहुत करी है, बहुत बहुत बहुत, कि चलते-चलते भी थक जाते थे, और रिक्शा अफोर्ड कर पाना, पैसे नहीं होते थे। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि लंच बहुत स्किप हुआ मेरा। सुबह मुझे याद है ड्यूरिंग कॉलेज जब मैं सुबह निकलती थी, मेरी कंप्यूटर क्लासेस होती थी, और मैं मॉर्निंग में मेरी 8 एएम से क्लासेस होती थी, कंप्यूटर क्लासेस, और वहाँ से मैं जब निकलती थी कॉलेज के लिए 11:30 तक मैं कॉलेज पहुँचती थी, और कॉलेज से मैं निकलती थी 4 बजे, 3:30 बजे निकलती थी, मुझे घर आते-आते 4:30 बजता था, और वो सुबह 7:30 बजे जो मैं ब्रेकफ़ास्ट करके जाती थी, तो मैं लौट के जब 4:30 बजे घर आती थी, तभी मुझे कुछ खाने, तो वो जो 4:30 बजे का टाइम था, एक्चुअली वो ना तो लंच का टाइम था, ना तो वो डिनर का टाइम था। और उस समय खाने से डिनर भी स्किप होता था, क्योंकि इतनी जल्दी तुरंत से आप खा भी नहीं सकते हैं। और जब मैं घर पहुँचती थी, तो अगेन मेरे पास बहुत सारे हाई स्कूल, इंटर के स्टूडेंट्स होते थे, जिन्हें मैं पढ़ाया करती थी, और कॉलेज से वापस घर आके उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना। ड्यूरिंग कॉलेज में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया करती थी, न्यूज़पेपर में अक्सर वैकेंसीज़ देखा करती थी, और मुझे लगता था कि पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसा ज़रूर करूँ जिससे मेरी अपनी इनकम जनरेट होनी शुरू हो, मेरी अपनी इनकम हो, और मुझे अपने खर्च के लिए किसी और से हालाँकि नहीं माँगने पड़ते थे, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस मेरे पास थी। बट इवन देन आई वांटेड टू अर्न मोर मनी, कि और कैसे इसे पढ़ाया जाए, और कैसे इसे बड़े अमाउंट में बदला जाए। लेकिन आप जानते हैं बड़े अमाउंट में बदल पाना ये तो पॉसिबल नहीं था। और बस हाँ, ये था कि फैमिली में कुछ बहुत सारे चैलेंजेस थे जो फाइनेंशियली थे।
और मुझे लगता है हर फैमिली में, या आप करें, अगर मैं बात करूं इंडिया में ही, कि जो 90% क्राइम होते हैं, 90% जो घरों में चैलेंजेस हैं, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो उसका जो मेन रीजन है दैट इज लैक ऑफ मनी। कि लोगों के घरों में पैसों की कमी होती है, इसलिए भाई भाई का झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है। बहुत सारे झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर में जो आपको जितने पैसों की जरूरत है वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा होता है, इसलिए बहुत सारा जो चैलेंज है वो पैसे की कमी से है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैसा कमा के आप सबसे पहले उस चैलेंज को खत्म करिए जो चैलेंज रिलेटेड टू मनी है। और वो जनरली आप नॉर्मल जॉब्स में या ट्रेडिशनल बिजनेस से कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। और मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल था। लाइफस्टाइल क्या था, अभी सर बहुत सारी चीजें दिखा रहे थे, फॉरेन ट्रिप, कार्स, लेकिन मैं बताऊं मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी। जैसा मैंने बताया, बहुत पैदल चली हूँ। खाने के लिए मेरे पास ऑल टाइम मैंने जो लंच में कभी भी जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी तो मैंने खाया क्या है, मेरे पास 10 रुपीज का बजट होता था, 10 रुपए में खाना होता था। और 10 रुपए में मैंने हमेशा गोलगप्पे खाए हैं, मतलब हर दिन, पर डे, और वो मेरा फेवरेट फूड भी है एक्चुअली। तो मैं डेली गोलगप्पे ही खाती थी, क्योंकि 10 रुपए में आप पेट भर के खा सकते हैं। तो वही खा खा के जब भी टाइम मिलता था। और एक तो होता है कि बहुत जल्दी आपको सर्व कर दिया जाता है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो स्ट्रीट शॉप होती है, वहां जाके आपने रुका, खाया पिया और चले गए। मुझे एक इंसिडेंट याद है। वैसे तो जनरली बोला जाता है कि हम कहीं मीटिंग करने जाते हैं तो हमें मीटिंग किया और मीटिंग के बाद निकल जाना होता है, वहां पे ज्यादा देर बैठना नहीं होता है, 45 मिनट्स 1 आवर, दैट्स इनफ। आपको उसके बाद क्लोजिंग करनी होती है, क्लोजिंग करके उठ के जाना होता है। मैं अपनी टीम के दो मेरे साथ मेरे टीममेट्स थे और हम लोग पहुंचे एक जगह मीटिंग करने के लिए। और मतलब दोपहर हो चुकी थी, सुबह का खाए पिए और दोपहर के बाद का टाइम हो रहा था। इतनी जोर से भूख लगी थी, इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि मतलब ये लग रहा था चक्कर खाएंगे और गिर जाएंगे। और कहीं कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। और मुझे याद है जब मुझे प्लान करने के लिए बोला गया तो सारे लोग बैठ के मैंने इंटेंशनली एनर्जी डालना, मतलब ये था कि एनर्जी नहीं है, आवाज कितनी तेज निकालनी है, तो जानबूझ के एनर्जी डाल डाल के किसी तरह मैंने प्लान किया। देन हम वहां से उठे और उठ के जाने लगे। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे तो जो जिनके हम प्लान कर रहे थे वो आई और उन्होंने बोला कि अरे सर, आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों ने चाय तो पी ही नहीं, बैठिए चाय पिलाते हैं। तो आप सोचो, हम लोग उठ चुके थे, सी ऑफ हो ही चुका था, बाय बाय हो चुकी थी, दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि जैसे ही उन्होंने बोला कि बैठिए चाय पिलाते हैं, हम वापस जाके बैठ गए। और ये हुआ कि एटलीस्ट चाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो कुछ एनर्जी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको लग रहा होगा कि आज तो कुछ भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब बढ़िया नहीं चल रहा होता, जब लोग मना भी कर रहे हैं, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, प्लान भी देना है, लोगों के सवालों को भी झेलना है, घर वालों को भी जवाब देना है, और मतलब बहुत सारी चीजों को आपको एक साथ हैंडल करना होता है, उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टिकना। अगर आप टिक पाते हैं, इतने सारे चैलेंजेस के बाद टिक पाना ही सबसे मुश्किल होता है। लोग टिक ही नहीं पाते हैं, लोग नहीं टिक पाते हैं और वो क्विट करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि शायद मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। ये सारे लोग लकीस्ट पीपल रहे होंगे जिन्होंने अपने लक से ये सारी चीजें अचीव कर दी है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, आपका लक आप खुद बनाते हैं, आपका भाग्य आपके हाथों में होता है। आप अगर चाहते हैं कि आप भाग्यशाली बन जाएं, इट इज अप टू यू। आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, आप उतने ज्यादा लकीस्ट वन बनते चले जाएंगे। और मैंने यही किया। मैं बहुत हार्ड वर्किंग रही हूँ हमेशा से, फोकस्ड रही हूँ। मतलब स्कूल के टाइम से मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, और अच्छी स्टूडेंट मींस कि पढ़ने लिखने में टॉपर थी। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज स्कूल्स में होती थी, स्पोर्ट्स में मैं हर जगह टॉप करती थी। और मैं अपनी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी, क्योंकि अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हैं तो वो मुझे बहुत अभी लगता है कि ये ऑनर की बात थी कि मेरे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिलती थी। अगर कभी मैं नहीं जाती थी स्कूल तो वो, अगर कोई नया चैप्टर पढ़ाना होता था और मैं नहीं हूँ क्लास में, तो वो, ऐसा बहुत बार हुआ कि उन्होंने उस चैप्टर को उस दिन नहीं पढ़ाया। उन्हें लगता था कि जब ये रहेगी तो ये अच्छे से सीखेगी, अच्छे से समझेगी, अच्छे से पढ़े। यानी टीचर्स भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उनका पढ़ाया। ऐसा मेरा रहा कि करना है। और मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं पता चला कि मुझे क्या बनना है। बहुत टाइम तक, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बचपन से ये ड्रीम था मेरा। मतलब मुझे जो काम दे दिया जाता था कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ के टॉप कर दूंगी, मुझे पता है। मेरे पापा को हमेशा ये बिलीव था कि अगर मैं किसी एग्जाम में बैठूंगी तो डेफिनेटली 100% मैं उसे क्रैक करूंगी। मेरे पेरेंट्स का बिलीव था मेरे लिए, मेरा खुद का नहीं था।
मुझे याद है जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो मैं टॉपर थी, जहाँ पे पूरे स्कूल में मतलब 5-6 स्कूल्स के सेंटर्स थे और उस पूरे 5-6 स्कूल में आई वाज़ द टॉपर स्टूडेंट। 12th में जब बारी आई तो मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि हाई स्कूल में टॉपर स्टूडेंट है और इसको किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं। और वो बहुत परेशान हो रही थी, एक तो क्राइसिस भी था मनी का और दूसरा कि मार्कशीट नहीं आ पा रही थी, तो वो बहुत चाह रही थी कि वो मेरा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराएँ और वो बहुत परेशान भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी कैसे करें कैसे करें? तो मैंने एक दिन मम्मी से पूछा अपनी कि मम्मी मतलब क्यों वहाँ पे पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मम्मी ने कहा नामी स्कूल है, अच्छा स्कूल है। तो मैंने कहा वहाँ पे बोर्ड तो यही है, मम्मी ने कहा हाँ यूपी बोर्ड है। मैंने कहा सिलेबस, उन्होंने कहा सिलेबस भी यही है। मैंने कहा टीचर्स क्वालिफाइड ज़्यादा होंगे क्या यहाँ से? तो मम्मी ने कहा नहीं टीचर तो क्वालिफाइड यहाँ पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा पढ़ाएँगे। तो मैंने कहा जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नाम की वज़ह से मैं जाऊँगी, मैं यहीं पे टॉप करूँगी। यही टीचर्स मुझे पढ़ाएँगे और मैं इतने में ही इसी सिलेबस में एकदम टॉप कर दूँगी। ये मेरा बिलीव था कि क्यों जाऊँ वहाँ पे? और मम्मी इतना परेशान हो रही हैं। तो फिर अगेन मैंने टॉप किया, 12th में टॉप किया और जब मैं ग्रेजुएशन तक पहुँचते-पहुँचते मुझे ये लगा था कि मुझे पैसे कमाने हैं। मतलब अभी पढ़ाई से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था कि मुझे लगता था मैं पढ़ भी लूँगी, मैं जॉब भी कर लूँगी, मैं कंप्यूटर क्लासेस भी चला लूँगी, मैं घर पे कोचिंग क्लासेस भी पढ़ा लूँगी, तो मैं सारे काम एक साथ कर सकती हूँ। और मैं कर रही थी, मतलब कंप्यूटर क्लासेस भी कर रही थी, कॉलेज भी पढ़ रही थी। कॉलेज के दौरान आधे 1 घंटे का जो टाइम मिलता था, 1 घंटे का जो गैप होता था नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैं उसमें आस-पास जाके जो भी वैकेंसीज़ होती थी, वहाँ जा के इंटरव्यूज़ देना। तो मुझे रिजेक्शंस की तो बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी कॉलेज के टाइम से, क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैक्सिमम टाइम पे रिजेक्शन होते थे और मैक्सिमम तो फेक वैकेंसीज़ होती थी। ये मुझे तब पता चला जब मैं जाया करती थी, तो बहुत सारी फेक वैकेंसीज़ होती थी जहाँ पे पहुँच जाते थे और लगता था कि अरे ये कैसे उल्लू बन गए, बेवकूफ़ बनाया। फिर लौट के घर आते थे, खूब सारे स्टूडेंट होते थे, उनको मैं पढ़ाना शुरू करती थी, तो ये था कि क्या और करें कि पैसा कमा सकते हैं, क्या और करें कि पैसा कमा सकते हैं। और मुझे याद है कि ओ लेवल में एग्ज़ाम्स में एडमिशन के लिए मुझे जो पैसे मिले थे, उन पैसों को लेके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ और बनना चाहिए क्योंकि मुझे जैसा कि मैंने बताया मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या बनना है। मैं किस कॉलेज में पढ़ूँगी मेरे पापा ने डिसाइड किया, मैं क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ूँगी मेरे पापा ने डिसाइड किया। दुनिया में मुझे कोई भी कुछ पूछ ले कि तुम्हें क्या करना है, मैं कहती थी पापा से पूछ के बताऊँगी। आपको क्या बनना है? मैं कहती थी पापा से पूछ के बताऊँगी। क्योंकि मुझे उन मतलब मैं जैसे ही इज़ माई रोल मॉडल्स मतलब सुपरमैन है मेरे लिए। तो मुझे लगता था जो उन्होंने डिसीज़न ले लिया वो बेस्ट है और मुझे वही फॉलो करना है। ये हमेशा रहा मेरा। लेकिन एक अंदर जो मेरी एक मेरे अंकल थे, एक मेरी फ्रेंड के फादर थे और वो आर्मी में थे। और जब मैं उनके यहाँ पहुँची, मैंने उनको सारे प्रोडक्ट सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, "बेटा हमारे यहाँ तो कैंटीन से प्रोडक्ट आता है और हमें बहुत डिस्काउंट पे मिल जाता है।" तो मैंने उनको कहा कि देखिए अंकल जब मूवमेंट था और गांधी जी ने कहा था कि आपको विदेशी कपड़े जो कपड़े पहने हैं वो जलाने हैं, आपको खादी पहनना है। तो क्या खादी बहुत ही डिज़ाइन्ड कपड़ा रहा होगा, लेकिन लोगों ने कपड़ों की होलिका जलाई और लोग यहाँ का बना कपड़ा पहनते थे। इतना मोटिवेट हुए वो, उन्होंने कहा तुरंत मेरा फॉर्म भराओ और बताओ क्या-क्या लेना है, कैसे लेना है और 1 साल तक मेरा प्लान ही यही था। अगर कोई मुझसे इनकम की बात करता था तो मैं कहती इनकम क्या करोगे? ये देखिए इंडियन प्रोडक्ट है, ये देखिए ये है। तो ये चीज़ें थी, पैशन बहुत ज़्यादा था, एक्साइटमेंट, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और फिर ये लगा एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी सेइंग है, कहते हैं कि भूखे पेट ना होए, जो भी हो मतलब कि ये लो अपनी कंठी माला, समथिंग। तो होता है कि अगर आपका पेट खाली है, आपकी जेब खाली है, तो मोटिवेशन में आप कितने दिन किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। देन मैंने कहा नहीं आई हैव टू बी वेरी सीरियस और अब मुझे प्लान को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है और मुझे यहाँ से रिजल्ट लाके दिखाना है, मुझे यहाँ से इनकम लेके दिखानी है, क्योंकि दुनिया को इनकम मोटिवेट करती है। वो एक कंसिस्टेंट इंस्पिरेशन है, वो एक कंसिस्टेंट मोटिवेशन है, बाकी सारे तो टाइम बीइंग है। 2 मिनट के लिए बहुत बड़ा, फिर खत्म, फिर बड़ा, फिर खत्म। लेकिन अगर इफ यू आर अर्निंग 1 lakh, 2 lakh regularly, then you don't need any other motivation. Your income will motivate you. Your money will motivate you. तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ समझी थी कि आपको अ, लोगों को पैसा कमवाना है और पैसा कमाने के पहले you have to be an example for others. अगर आप खुद एग्जाम्पल नहीं, आप नहीं कमा रहे हो, आप गरीब हो, आप भिखारी हो और आप किसी को अमीर बनाने की बात करो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्या कहें, ये बात कितनी ज़्यादा मतलब सच्चाई से दूर है कि एक भिखारी व्यक्ति कह रहा है तुम्हें करोड़पति बना दूँगा। तो मुझे लगता था कि नहीं पहले तो खुद कमाना है। खुद कमाऊँगी 1 लाख रुपए तब सामने वाला मेरी बात सुनेगा, वो क्यों सुने मेरी बात? नहीं सुनना चाहिए। अगर वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है तो ठीक है, रिजेक्ट होना चाहिए मुझे। क्योंकि वो क्यों मेरे साथ जॉइन करेगा? मैंने क्या अचीवमेंट ली है? तो मेरे लिए जो सबसे पहली चीज़ आई कि पहले अपना 1 लाख रुपए मुझे करना है और तब मुझे लोगों को बताना है कि भाई लाख रुपए कमा सकते हो। पहले मुझे खुद फॉरेन ट्रिप जाना है।
फिर मैं अपने लोगों को बताऊंगी कि देखो फॉरेन ट्रिप भी जाया जा सकता है। पहले मैं अपनी खुद की कार लाऊंगी और फिर मैं कहूंगी देखो कार आती है और आप भी ला सकते हो। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि पहले मुझे खुद एग्जाम्पल बनना है सबसे पहले। मैं आप लोगों को ऑडिबल हूँ? Yes, yes, सुरभि जी आप ऑडिबल हैं। Okay, okay, sir. There was a glitch. Okay, I'm sorry. Not an issue. No Okay, okay. So leaders, again, चलिए। तो मुझे ये था कि फर्स्ट आई हैव टू बी एन एग्जाम्पल। मुझे था कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोग कहते हैं कि यहाँ पे टोपी पहनाने का बिजनेस है, जोड़ने गांठने का बिजनेस है, घर घर जाके तेल साबुन मंजर बेचने का बिजनेस है। और जबकि मैंने जो पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का देखा था कि लोगों की लाइफ स्टाइल जो देखी थी कि लोग अच्छी कार्स में चलते हैं, अच्छी इनकम लेते हैं, फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, लोग अच्छी लग्जरी कार मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि मुझे ये करके दिखाना है ताकि लोगों के दिमाग में जो एक नेगेटिव पिक्चर है, एक जो नेगेटिव इमेज है इस इंडस्ट्री के लिए, मुझे वो दूर करनी है। और इसके लिए सबसे पहले मुझे कामयाब होना है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करी। 3, 4, 5 प्लान मैं जितने कर सकती थी, मैं करती थी। काउंट नहीं करती थी मुझे, क्योंकि किसी को जवाब नहीं देना था, कोई बॉस नहीं था कि सर मैंने 2 प्लान किए। मैंने कहा 20 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? मैक्सिमम जितना कर सकते थे। मुझे याद है अगर कभी मेरा प्लान नहीं होता था तो मैं कभी घर नहीं आती थी। मैं डीएलसीपी पे बैठी रहती थी ताकि लोगों के अप्रोच में रहूँगी, अगर कहीं से मेरे पास कॉल आई तो मैं भाग निकलूँगी तुरंत से लेके मत जाऊँगी। मैं कभी दिन में घर नहीं आती थी और एक दिन मुझे याद है अचानक से मैं एक दिन घर में आई, मेरी मम्मी दौड़ के मेरे पास आ गई। उन्होंने कहा, "क्या हुआ?" तो मैंने कहा, "कुछ तो नहीं।" तो मैंने उनसे पूछा, "क्या हुआ?" तो कही, "नहीं, तुम कभी घर ही नहीं आती दिन में।" और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि सच में मैं कभी दिन में घर नहीं आई। सिर्फ काम, 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 काम और कुछ नहीं। ज़्यादा प्लान्स किए, ज़्यादा कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप क्वालिटी वर्क करें। तो मैंने कहा था कि पहले पहले साल मैं पार्ट टाइमर थी, मतलब 1 साल मैं पार्ट टाइम वेस्टीज को बिल्ड कर रही थी क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे और इलाहाबाद में हमारे पास 2 ब्रांचेस थी, तो एक ब्रांच पे वो होते थे, सेकंड ब्रांच पे मैं होती थी। 8 टू 5 का मेरा वहाँ पे शेड्यूल था। मैं मॉर्निंग में 7 बजे निकल जाती थी, 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी। जब वहाँ पे लंच टाइम होता था, तो मैं कुछ लोगों को वहीं बुला के प्लान करती थी और मेरे पास स्टूडेंट्स और फीमेल्स की टीम ज़्यादा थी क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स थे, मेरी एज के बहुत सारे लोग थे। मैंने उनको अपने टीम में जोड़ा और फीमेल्स की बहुत अच्छी टीम बन गई मेरी। तो मैं उन लोगों को लेके आती थी, प्लान वहीं पे कर लेते थे बुला के, इंस्टीट्यूट में बुला के प्लान करते थे और जब मैं इंस्टीट्यूट से निकलती थी 5 बजे, तो मैं घर आती थी 8 बजे और ये जो मेरे पास 2.5 से 3 घंटे का टाइम होता था ना, ये पूरा टाइम मैं डालती थी वेस्टीज में। 3, 4, 5 प्लान करके आती थी, 3, 4, 5 प्लान डेली घर में डाँट सुनो, डेली मम्मी कुछ ना कुछ सुनाती थी, जल्दी आना है, जल्दी आया करो, कल से ये कर देंगे, परसों से वो कर देंगे और मैं बहरी, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। कई बार ऐसा होता था कि मतलब जहाँ पे मेरा घर टर्न होता था, स्कूटी मैं पहले बंद कर देती थी जब मैं लेट होती थी और स्कूटी बंद करके आवाज़ नहीं करे, किसी को पता नहीं चले कि मैं आई और धीरे-धीरे से मैं स्कूटी लाके बाहर खड़ी करते थे, देखते थे गेट खुला है, दरवाज़ा खुला है, तो अंदर आके चुपचाप बैठ जाते थे और जब मम्मी आके पूछती थी, "कब आई?" तो मैं कहती थी, "मुझे आए हुए 1 घंटे लग गया।" अगर उन्हें पता नहीं चलता था। तो ये चीज़ें मैंने किसी न किसी तरह से रास्ते बनाए क्योंकि मुझे लगता है अगर आप सही हो तो दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, तो भी आप अपना रास्ता कभी ना छोड़ें और अगर आप सही नहीं हैं, आप गलत हैं, तो पूरी दुन हेलो? हेलो? हेलो सर?
अजय सर, हेलो अजय सर, हाँ जी मैम। हेलो यस सर। यस यस यस। ओके सर, कुछ नेटवर्क का लग रहा है कुछ बड़ा चैलेंज चल रहा है। कोई इशू नहीं है, तो हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके ओके, मैं सो दूसरे देशों लीडर्स, से मुझे थोड़ा- ये लगता है कि हाँ जी, जी जी, तो continue। मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट है और आप सही हो, तो आप अकेले खड़े रहिए। और अगर आप सही नहीं, आप गलत रास्ते पे और पूरी दुनिया आके आपको सपोर्ट करे, पूरी दुनिया आके आपको फेवर करे, तो भी आपको अकेले ही खड़े रहना है। तो मुझे ये पता था कि मैं सही हूँ, मुझे ये पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा प्रोफेशन मिल गया, एक अच्छा रास्ता मिल गया है जिस पे चल के मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो मुझे पूरी दुनिया की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे पता था। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बिज़नेस समझते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर इनसे पूछें, उनसे पूछें, पूरे खानदान से परमिशन लेटर लेके आएँगे और उसके बाद बिज़नेस में काम करेंगे। तो ये तो मतलब मुझे लगता है यार, ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है, दुनिया के सारे काम आपने कभी किसी से पूछ के नहीं किए हैं। लेडीज़ जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, यहाँ नहीं मिला, वहाँ चले गए, वहाँ नहीं पसंद आया, तीसरी जगह, चौथी जगह आप बार-बार हस्बैंड को फ़ोन करके पूछते हो कि यहाँ से नहीं लें, वहाँ से लें, ऐसा करें या वैसा करें। आप डिसीज़न लेते हो। कितने सारे डिसीजन आप किसी की नहीं सुनते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेस्टीज, आप क्या बन जाते हो? बहुत आज्ञाकारी बन जाते हो, जो आप हो नहीं एक्चुअली। ओबीडिएंट आप इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अ, अपनी कामचोरी को छुपाने का एक बहुत अच्छा बहाना है कि हमारे घर में ये परमिशन नहीं देते, हमारे घर में ये नहीं करते, ये नहीं करते। एक्चुअली तो आपके घर में आप ही की चलती होगी। फीमेल्स और नारी हट के बारे में तो क्या कहूँ, मतलब याद है, हम सभी जानते हैं, कैकेयी 2 वर मांगे थे, वनवास दो और सिंहासन दो, देना पड़ा। सीता माँ, भगवान राम ने समझाया कि भई जंगल है, सोने का हिरण नहीं आ सकता यहाँ, ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन नारी हट चाहिए, चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, ये नहीं सुनते, क्योंकि आप में कभी उन्होंने वो आग ही नहीं देखी। वो स्पार्क जब आप में दिखेगा, कल मैं एकता मैम को सुन रही थी, मैंने देखा कि उन्होंने क्या बताया, सारे लोग कितना रोक रहे थे, मना कर रहे थे, रोक रहे थे, मना कर रहे थे, बट जिद्दी बन गई कि करना है तो करना है। आप भी ज़िद्दी बनते हो, छोटी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए ज़िद्दी बनते हैं जो ज़िंदगी में महत्वहीन है। कभी साड़ी चाहिए 4000 की, उसके लिए ज़िद्दी बन गए, कभी कोई ज्वेलरी चाहिए, उसके लिए ज़िद्दी बन गए। आप एक ऐसी चीज़ के लिए ज़िद्दी बनो, 1 लाख रुपए महीने चाहिए ही चाहिए, इसके लिए ज़िद्दी बन जाओ। आप अगर ज़िद्दी बन गए, तो 1 लाख नहीं 10 लाख आएँगे। 2020 का मेरा टारगेट है 11 लाख रुपीज़ मंथली, 11 लाख रुपए महीने कमाऊँगी और कमा के दिखाऊँगी आपको। जब 10,000 के लिए डाउट था मुझे कि 10,000 आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन आज अगर 10 लाख की भी बात हो ना, पूरा 10 लाख वाला भरोसा है कि आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, डेफ़िनिटली आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। आप ज़िद्दी बन जाएँ अपनी सफलता के लिए, महत्वहीन चीज़ों को छोड़ दें। वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएँगी। आपकी ज़िंदगी यहाँ से बदलेगी, आपके सपने यहाँ से पूरे होंगे। तो बहानों का अंत करो, बहानों को तिलांजलि दीजिए और फ़ोकस्ड हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट मत रहो। अब शादी में भी जाना ज़रूरी है, पार्टी करना भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, मूवी भी देखना है, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना और वेस्टीज में भी 1 लाख कमा लोगे। सफलता कुर्बानियाँ माँगती है फ्रेंड्स। कहते हैं सफलता कुर्बानियाँ माँगती है। आपको इस बिज़नेस में 10 लाख, 20 लाख रुपए तो आपने नहीं लगाए हैं, लेकिन इस बिज़नेस में आपको अपना हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा। दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। आपको इस बिज़नेस में कमिटमेंट लगाना पड़ेगा, आपको इस बिज़नेस में अपना बिलीव सिस्टम लगाना पड़ेगा, आपको इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट तो करनी है, पैसों की नहीं करनी, लेकिन पैसों के अलावा बाकी चीज़ों की करनी है। अपनी पुरानी आदतों का त्याग करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ज़िंदगी भी आपके फ़ेवर में आती है, यूनिवर्स आपके फ़ेवर में आता है। पहला फ़ेवर लेने के लिए स्टेप आपको लेना होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यही किया। 1 लाख रुपए खुद कमा के दिखाया, पहली कार खुद लाके दिखाई, पहला फॉरेन ट्रिप खुद करके दिखाया, खुद। क्योंकि अगर आपको अपनी टीम को दूसरों की कहानियाँ सुनानी पड़ रही हैं, तो यकीन मानें कि बहुत बड़ी, बहुत लंबी जर्नी नहीं तय कर पाएँगे। आपकी टीम आपकी स्टोरी सुनाए, आपकी स्टोरी आपके लोगों को ज़्यादा इंस्पायर करेगी। इसलिए सबसे पहले एग्ज़ाम्पल बनिए। मैंने वही किया फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल बनी अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए। कार चलानी नहीं आती थी, कार सीखी।
पहली कार उड़ा दी, एक्सीडेंट किया, खत्म हो गई। एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट आई थी, मेरे यहाँ पे चोट आई थी। डॉक्टर ने स्टिच-विस्टिच करके मेरे बाल-वाल सब काट डाले थे और जब मैं गिरी थी मतलब 15 फीट नीचे एक गड्ढे में चली गई थी, गाड़ी उड़ा के 120 की स्पीड में, 70 में चला रही थी और जब एक्सीडेंट होने का टाइम आया मतलब इतना डर गए थे, स्टीयरिंग छोड़ दी और मेरा पैर एक्सेलरेटर पे, गाड़ी उड़ गई गेहूँ के खेत में 18 फीट नीचे। गाड़ी चारों पहिए ऊपर, मैं गाड़ी के अंदर, काँच तोड़ के बाहर निकली, सर पे चोट आई थी। फिर मैंने फ़ोन किया जहाँ पे मीटिंग करने कि मैं आ नहीं सकती, आप लोग मीटिंग अपने से करिए। देन वहाँ पे गाँव के लोग इकट्ठे होने शुरू हुए और फिर मतलब मुझे स्ट्रेचर पे ले जाया गया। हॉस्पिटल जब मुझे ले जाया गया तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और फिर मैं घर आई और जब मैं घर आई तो उसके नेक्स्ट डे मतलब 18 दिसंबर 2016 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके नेक्स्ट डे मुझे जाना था लखनऊ अवार्ड फंक्शन और मुझे बहुत स्टिचेस थी, पट्टी बंधी थी। बावजूद इसके मैं उस अवार्ड फंक्शन में थी क्योंकि मेरी टीम से 4 बसेस लखनऊ जानी थी और मेरे बहुत सारे लीडर्स को ट्रॉफीज मिलनी थी जो मैं खुद देखना चाहती थी, मैं फील करना चाहती थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। अपने लीडर्स को अचीवमेंट लेते हुए देखना, ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। तो मैं गई सुबह 4 बजे उठ के मैं पहुंची और मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब पूरी गाड़ी पलटी थी। तो मुझे बैक में बहुत जर्क लगा था और मेरे लिए बैठ पाना और वो भी मतलब थोड़ी देर के लिए बैठती थी खाने-पीने के लिए और उस टाइम ट्रैवल के लिए 4 घंटे लखनऊ जाना और आना, हालत बहुत खराब हो रही थी। इवेंट में बैठ पाना, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना आपके ऊपर अगर जुनून है किसी चीज़ को करने का, पाने का जुनून है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं रोक पाई। मुझे कोई चीज़ नहीं रोक पाई और मैंने कहा कि मुझे पहुँचना है, पहुँचे, इवेंट अटेंड किया, सारे लीडर्स के साथ फिर मैं वापस आई और इस तरह से चैलेंजेस को मैंने ओवरकम किया क्योंकि चैलेंजेस तो आएँगे, अगर आप वेस्टीज में नहीं रहेंगे तो भी चैलेंजेस आएँगे। आप वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या ज़िंदगी बहुत राम-राज जैसी बीत रही है? नहीं, अभी भी चैलेंज है, चैलेंज तो झेल ही रहे हो, 2 साल वेस्टीज के साथ झेल लो। वहाँ का चैलेंज ज़िंदगी भर का है, अगर वेस्टीज के साथ झेल लिया तो 2 महीने में छुट्टी हो जाएगी, 2 महीने के बाद आपके पास चैलेंजेस तो हो सकते हैं, लेकिन पैसों से जुड़े चैलेंजेस आपकी लाइफ में कभी नहीं होंगे और ज़िंदगी एक अलग हार्मनी में चली जाएगी, आप एन्जॉय करेंगे लाइफ को, आपको मज़ा आएगा। आज मैं देख रही हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में कितनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने कह दिया आगे 2 साल तक कोई वैकेंसीज़ नहीं देंगे, कोई भर्तियाँ नहीं होगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब में जॉब की सैलरी डिडक्ट की जा रही है कि आपको इतना नहीं, इतना दिया जाएगा। मतलब जो लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस किए हैं, आज वहाँ पे ताला मार के बैठे हैं। सोचो, प्रोडक्ट एक्सपायरी हो रहा है, आज उन्हें रात में नींद नहीं आती, डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं। और मैं बात करूँ कि मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन 2,66,000 का लास्ट मंथ का पे आउट था, इस मंथ का 2,36,000 पे आउट था और मतलब 330 का मेरा हाईएस्ट चेक है। तो मतलब घर में मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट 2 मंथ सिर्फ 2 दिन निकली हूँ। अगर पिछले महीने की बात करूँ 1 दिन निकली हूँ सिर्फ, इस महीने की बात करूँ सिर्फ 1 दिन निकली हूँ और अब घर में पैक्ड हूँ, पूरी तरह से पैक्ड हूँ। बावजूद इसके लाखों रुपए आ रहे हैं अकाउंट में। आप ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं चाहते? और ऐसी ज़िंदगी के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े, आदतों को बदलना है, बदल डालो। लोगों की ना सुननी है, सुन लो, जो मिल रहा है सुनो क्योंकि जो मिलने उसके बाद जो मिल रहा है ना वो इतना बड़ा है कि आपके लिए बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती फ्रेंड्स। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल मायने नहीं रखती। मुझे लगता है वेस्टीज में जो अचीवमेंट्स मिलता है उसके उसके कंपैरिज़न जो हमें आप कह सकते हैं स्ट्रगल है वो बहुत छोटी है, बहुत बौनी है, कुछ नहीं है उस अचीवमेंट के आगे। मुझे याद है मेरा 100% सबमिशन था मेरे अप्लायंस के लिए, विवेक सर, उत्तम सर, जो कह दें मैं वो करूँगी 100%। मेरे अप्लायंस के लिए मेरा बहुत बड़ा सबमिशन था। अगर उन्होंने कह दिया कि सुरभि इस वर्कशॉप में जाना है, 10,000 रुपए लगेंगे, तो मैं कहूँगी यस सर, डन। वो कहते हैं सुरभि यहाँ जाना है, वो कहें मंगल ग्रह पे चलना है, मैं कहूँगी डन सर, कब चलना है ये बताइए। मैंने अपने अपलाइन से कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया और इसका इसका बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि उनकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा मिली। मेरे अपलाइन्स की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हमेशा रही और उसका रिजल्ट ये रहा कि एक के बाद एक के बाद एक अचीवमेंट्स मैं करती चली गई और आज टीम में 1 दर्जन से ज़्यादा कार्स हैं। बहुत सारी फीमेल्स अपनी कार लेके खुद ड्राइव करती हैं। बहुत सारी फीमेल्स इस बार मेरे साथ फॉरेन ट्रिप पे थी। मेरी टीम के बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप पे थे। 2020 में हम ब्लास्ट करेंगे, 2020 में हम रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे। मतलब वो करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहेंगे कि ये अचीवमेंट चाहिए, ऐसी सफलता चाहिए। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम जो मैंने बुरा देखा, बुरा क्या देखा?
अगर नहीं देखते तो और भी बुरा चल रहा होता, आज भी चल रहा होता। अगर मुझे लगता है वेस्टीज में नहीं होती तो क्या होती? वेस्टीज में नहीं होती तो 10-20 हज़ार की कहीं नौकरी कर रही होती। 10-20 हज़ार की या इलाहाबाद एजुकेशनल हब, इलाहाबाद को एजुकेशनल हब कहा जाता है। तो यहाँ पे पता है क्या कर रहे होते? वनडे एग्जाम्स की तैयारी, मतलब थोक के भाव स्टूडेंट्स आते हैं। पूरी दुनिया से थोक के भाव स्टूडेंट्स इलाहाबाद आएँगे। आप कभी इलाहाबाद में स्टेशन वगैरह पे जाए ना, तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको स्टूडेंट्स की दिखेगी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बोरियां लाद के गांव से अपने अनाज लेके आते हैं। एक छोटे से रूम में 4 लड़के रहेंगे। वो 4 लड़के एक बार खिचड़ी बना के 4 बार खाएंगे। कोई मस्ती नहीं, फंक्शन नहीं, कोई मजा नहीं जिंदगी में। 24 घंटे पढ़ते रहेंगे, मोटे-मोटे चश्मे, 24 घंटे पढ़ाई। और मतलब मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है। अभी तो 4 साल हुआ है ट्राई करते हुए, अभी तो 5 साल हुआ है। मीन्स दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि उन्हें 4 से 5 साल लगने हैं तैयारी में। 4 से 5 साल का बैकअप लेके आते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन, नो सिलेक्शन। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन, नो सिलेक्शन। आप सोचो कितना हार्ड वर्क करते हैं। मैं तो कहूँ कि ये मतलब मेरे मामा का जहाँ घर है, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं किराए पे रहते हैं। और मैं कभी जब मामा के घर जाती थी तो मैं देखती थी, यार ये लोग तो कभी रूम से बाहर भी नहीं निकलते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। एक छोटे से कमरे में बंद हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ते हैं, फिर वो एक बैच निकला, फिर दूसरे स्टूडेंट आए, फिर वो निकले, फिर तीसरे। और आपको मैं बताऊँ, जो हमारा एजुकेशनल हब इलाहाबाद कहा जाता है, वहाँ के आस-पास लोग बिज़नेस, नौकरी नहीं, 4 डब्बे खड़े करते हैं कमरे वाले। और उन 4 कमरों में उनके मतलब उन्हें पता है कि ये जो स्टूडेंट की भीड़ है ना, बेरोज़गारों की भीड़, ये अंधी भीड़ आएगी हर साल। और इतने आते हैं कि मतलब मैंने देखा है कि इस तरह से लोग तैयारी करते हैं। मैं कहती हूँ, अगर उसका 10% वेस्टीज में मेहनत कर दो भाई, ज़िंदगी बन जाएगी आप लोगों की। लाख रुपए महीने कमाओगे, नौकरी पा भी गए तो क्या बन जाओगे? आप देखिए ना, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, क्या वो कभी फॉरेन ट्रिप जाते हैं? क्या वो लग्ज़री कार में जाते हैं? क्या उनके अकाउंट में लाखों रुपए आता है? नहीं आता। यानी इतनी तपस्या करने के बाद जो वरदान भी मिला, वो वरदान क्या है? वो वरदान क्या देगा आपको? 2 वक़्त की रोटी ही तो देगा, और क्या देगा? कोई आप सोचो, आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, कभी उस जॉब जो ऑलरेडी उस जॉब में है, उस व्यक्ति से मिलना, कोई उससे ऑटोग्राफ लेता है? कोई इससे कहता है भाई तुम्हारे से साथ सेल्फी लेनी है कि तुम ये एसएससी क्वालीफाई कर गए, तुमने ये वनडे एग्ज़ाम का ये क्वालीफाई कर लिया, तुम बैंक में ये हो गए। कोई सेल्फी लेता है उससे? नहीं लेता। कोई ऑटोग्राफ लेता है? नहीं लेता, नहीं लेता। और इतनी बड़ी तपस्या, यहाँ पे अगर वही तपस्या कर ली, तो आप लाखों रुपए महीने कमाओगे। लाखों रुपए, दुनिया आपको बुलाएगी इस तरह से इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे अजय सर ने मुझे बुला लिया। लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे, लोग आपके साथ आपके ऑटोग्राफ्स लेंगे। तो मेहनत करनी है तो ऐसी जगह पे करो जहाँ कुछ बन जाओ। वहां तो बन गए तो अब तो ज्यादा बड़े फेलियर हो गए आप, क्योंकि अब आपको वही लिमिटेड लाइफ 60 साल तक जीनी है। I think there's a network glitch again. नेटवर्क चैलेंज आ रहा है, बट नॉट एन इश्यू। सुरभि जी दोबारा कनेक्ट हो चुकी हैं या? सर, हाँ जी, हाँ जी, आज कुछ क्या चल रहा है मुझे नहीं नॉट पता है। नॉट आज आप पूरे फ्लो में हैं, तो नेटवर्क भी मतलब आपका जो नेटवर्क भी मोमेंटम है फ्लो ना, में है। नेटवर्क भी फ्लो में है, वो पकड़ नहीं पा रहा आपका मोमेंटम। प्लीज प्लीज मैम कंटिन्यू। वो यस सर, चलिए। देखिए, दिक्कतें तो आएंगी जैसे अभी आ रही हैं, चैलेंजेस तो आएंगे और हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना है। यस, चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, और चैलेंज ना हो तो लाइफ में मजा भी क्या है। मतलब जिस आप कैसी मूवी देखना चाहोगे? एक एक मूवी आप देखने गए, एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों में प्यार हो गया, फिर दोनों ने शादी कर ली, फिर उनके बच्चे हुए, फिर वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, और फिर वो उनकी डेथ हो गई क्योंकि ज्यादा बूढ़े हो गए थे, और फिर फिल्म खत्म हो गई। आप देखोगे ऐसी मूवी? शायद नहीं, कोई नहीं देखेगा। आपको मूवी कैसी चाहिए? एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों में पहले झगड़े होते हैं, फिर दोनों में प्यार हो जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि हीरो और हीरोइन के जो माँ-बाप है ना, ये जानी दुश्मन है, खानदानी दुश्मनी है। अब फिर उसके बाद जब ये लोग मिलने की बात करते हैं, तो दुश्मन पीछे लगा दिए जाते हैं। हीरो इतनों की पिटाई करता है, मार-पीट, और उसके बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है? फिर इतनी लड़ाई के बाद एक हैप्पी एंडिंग होती है। ऐसी मूवीज़ आप देखते हो ना? और भगवान राम के बारे में क्या बोला गया था? अगर 14 वर्ष का वनवास
14 वर्ष का वनवास अगर आप भगवान राम के जीवन से हटा दीजिए तो वो राजकुमार राम थे। राजकुमार राम, राजा के पुत्र थे। उनकी पहचान क्या थी? राजा के पुत्र हैं भगवान राम नहीं, राजा के पुत्र हैं। लेकिन 14 वर्ष के वनवास ने उन्हें पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। किसने बनाया? चैलेंजेस ने बनाया। उन चैलेंजेस को ओवरकम करने वाला व्यक्ति क्या बने? भगवान राम बन गए। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है तो आप कभी हीरो तो नहीं बन सकते। ये बात तो एकदम 100% गारंटी है कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है तो आप हीरो नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी भीड़ में, दुनिया की पॉपुलेशन में, गुमनामी के अंधेरे में आप कब जिंदा थे, कब पैदा हुए, कब मर गए? लोग लाखों लोग रोज मर रहे हैं। और आप देखो, सेलिब्रिटी को अगर छींक दिया जाए तो वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन फ्रंट पेज पे ये कोरोना में कितने सारे लोग संक्रमित हुए, बहुत सारे। लेकिन वो एक एक्ट्रेस कौन थी? बॉलीवुड की एक्ट्रेस, सिंगर थी। जिस दिन वो संक्रमित हुई, आप जान रहे हो, जितने चैनल हम जा रहे हैं, जितने चैनल स्विच कर रहे हैं, हर जगह उसी का, वो लंदन से लौटी थी, लखनऊ में लौटी थी, ये हुआ। बाकी कोरोना में कौन मर गया, लोग ये भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन कौन, यानी जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो आपकी सर्दी जुकाम भी क्या बनती है? हेडलाइन बनती है, न्यूज बन जाती है। और करोड़ों लोग तो मर रहे हैं, लाखों लोग तो मर रहे हैं, उनके मरने का भी किसी को पता नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, और देखिए, एक लीडर वो होता है जो हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव ढूंढ ले। लीडर कौन है? जो हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव ढूंढ ले। आप देखिएगा कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, दे आर कॉमन। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में आप बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखेंगे। वो पॉजिटिव होते हैं, वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लर्निंग स्किल को हमेशा शार्प करते रहते हैं। मतलब दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। भले वो अलग अलग इंडस्ट्री में है, वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स का बंदा हो सकता है, कोई सफल बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज आपको सिमिलर मिलेंगी। दे आर वेरी सिमिलर। और वो हर नेगेटिविटी को कैसे देखते हैं? वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेते हैं। मुझे एक वृत्तांत याद है, क्योंकि रामायण का असर तो बहुत ज्यादा इस समय चल ही रहा है हमारे पूरे कंट्री में, और बियॉन्ड कंट्री ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके लौटते हैं, तो वो सबसे मिल रहे हैं। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है, दिए जलाए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब वो लौटते हैं तो वो देखते हैं कि माँ कैकेयी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो वो पूछते हैं अपनी माँ से कि कैकेयी माँ कहाँ है? तो उस समय कैकेयी माँ कोप भवन में है। वो इतनी ज्यादा दुखी है कि मैं भगवान राम से नजरें कैसे मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने उसे 14 वर्ष का वनवास दिया, मैंने भरत को ये दिया, मेरी वजह से राजा दशरथ के प्राण गए। इतने सारे उनके ऊपर बोझ था, अपराध बोध था, कि उन्होंने कहा कि वो राम से कैसे नजरें मिलाएंगी। वो कोप भवन में घुसी हुई है। अब जब भगवान राम ने पूछा कि माँ कैकेयी कहाँ है, तो उन्हें बताया गया कि वो वहां है। वो उनसे मिलने कोप भवन में गए। अब जब वो वहां गए मिलने उनसे, तो उन्होंने कहा माँ, पैर छुए उनके, और पैर छूने के बाद जब उन्होंने कहा कि आप कैसे, तो वो कहती हैं कि राम, मैं तुमसे कैसे नजर मिलाती, मेरी वजह से ही तो इतना सारा दुखों का पहाड़ हमारे पूरे अयोध्या पे पड़ा है, तो मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाती हूँ। तो भगवान राम, देखिए नजरिया, एक लीडर का नजरिया क्या होता है। भगवान राम ने क्या बोला उन्हें? उन्होंने कहा कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अगर आप ना होती अगर आप ना होती तो दुनिया को ये कभी पता ना चलता कि राजा दशरथ अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं कि पुत्र वियोग में वो अपने प्राण भी त्याग देंगे। ये बात दुनिया को कभी पता ना चलती। माँ, आप ना होती तो दुनिया को ये कभी पता ना चलता कि लक्ष्मण लक्ष्मण जैसा भाई इस दुनिया में है, जिन्होंने राज सुख का त्याग करके अपने भाई के साथ वन जाने का चुनाव किया। भरत जैसा भाई जिसने सिंहासन को त्याग दिया और अपने बड़े भाई के साथ कि राजा वही बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। ये बात दुनिया को कभी पता ना चलती। माँ, अगर आप ना होती तो दुनिया को कभी पता ना चलता कि राजसी ठाट बाट में रहने वाली राजकुमारी, राज सिंहासन का सुख भोगने वाली सीता अपने पति धर्म को निभाने के लिए जंगलों में वास करेंगी। ये बात दुनिया को ना पता चलती। माँ, आप ना होती अगर आप ना होती तो मैं, राजपुत्र राम, कभी भी पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान राम नहीं बनता। तो ये जो भी उपलब्धि है, ये आपकी वजह से है। अगर आप नहीं होती तो इतने सारे जो
असली चेहरे निकल के आए, वो लोगों को कभी पता नहीं चलते। नजरिया, नजरिया, जिस व्यक्ति की वजह से इतने सारे दुख झेले, उनके लिए भी कितना आदर भाव, और वो क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आप ही की वजह से तो हुई। ये सारी चीजें हमने जो पाई हैं, ये जो इतना बड़ा भगवान राम की उपाधि मुझे मिली है, ये आपकी वजह से मिली है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है लीडरशिप हमेशा नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव मतलब सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव हो, मतलब कोरोना है तो, लॉकडाउन है तो, सो व्हाट। आप देखिए ना लीडर्स को, उन्होंने रास्ते ढूंढ लिए। बहुत सारे लोग दिन में खा रहे होंगे, सो रहे होंगे, गॉसिप करते होंगे, टीवी देखते होंगे, लेकिन जो लीडर्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग ज़ूम मीटिंग्स, लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की तरफ मतलब रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप इन्हें कहीं भी, आप इन्हें शहीद भगत सिंह को जब जेल में डाल दिया गया था, उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर वहां पे किताबें जेल में, पंडित नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी थी। आप उन्हें कहीं भी डाल दो, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ सकते, वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने वहां पे वो काम कर दिया। लॉकडाउन के पीरियड में लीडर्स कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी नई नई चीजें। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव, यूट्यूब पे लाइव जा जाके लगातार डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। जितना आज अपनी टीम को एजुकेट, मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब ट्रूली बता रही हूँ, सच में बता रही हूँ, जितना बिजी मैं अभी लॉकडाउन में हूँ, इतना बिजी मैं नॉर्मल डेज में नहीं थी। इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के सुबह से मैं जो स्टार्ट होती हूँ रात तक, इतना मैं कभी नॉर्मल डेज में भी बिजी नहीं रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ। नॉर्मल डेज में तो ट्रैवल ज्यादा होती थी, मतलब 2 मीटिंग होती थी, 3 मीटिंग होती थी और 10 घंटे ट्रैवल होता था, 10 घंटे तो ट्रैवल में जाता था। आज की डेट में क्या है, एक ही डेट पे, एक ही डेट में उड़ीसा में भी प्रोग्राम कर दिया, दिल्ली में भी हो गया, मुंबई का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया, वहां का भी। इतने स्टेट्स के प्रोग्राम एक दिन में आप नहीं कवर कर सकते, बट आज हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो आप तो हर चीज को लेके पॉजिटिव रहो, सेलिब्रेट करो। बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, सीखने का इससे बड़ा टाइम कब मिलेगा? बहुत सारी किताबें लीडर्स लेके रखते हैं, सबके पास बहुत सारी लीडर्स भरी पड़ी होंगी किताबें, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं था। आज है ना टाइम, आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी स्किल्स पे धार लगाइए, शार्पन द सॉ, शार्प करिए अपनी स्किल्स को, सीखने का बेस्ट टाइम है। बहुत सारे पीपीटी आपको बनाने होंगे, आपने नहीं बनाए, आज बना सकते हो, आज बना सकते हो। बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग करने का बेस्ट टाइम है, नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम है ये लॉकडाउन, ये लॉकडाउन। क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल डेज में सभी कंपनीज एक जैसी नजर आती हैं, सभी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एडवर्सिटी आती है तब एक्चुअली हमें पता चलता है हु इज द एथिकल कंपनी, हु इज द एथिकल लीडर। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एडवर्सिटी में आप कर सकते हैं, नॉर्मल डेज में आप नहीं कर सकते। तो आज वही टाइम है फ्रेंड्स। वेस्टीज आज जो कर रहा है, मतलब 1000 नॉन क्वालिफाइड लोगों को पेमेंट कर दी, 25,000 लोगों को भोजन दे रहा है, लगातार, मतलब लॉकडाउन पीरियड में इतिहास लिखा गया है फ्रेंड्स। अगर आप सोचें इस बात को, लॉकडाउन पीरियड में जब गवर्नमेंट तक कह रही है नो वैकेंसी, डिडक्शन कर रही है सैलरी में, प्राइवेट कंपनीज छटनी कर रही है जॉब में, वेस्टेज इज द ओनली वन कंपनी जिसने डेली यूज के प्रोडक्ट को, डेली यूज के प्रोडक्ट की एमआरपी को 25% डिडक्ट कर दिया है। इस बात को अपने डायरी में नोट करके रखना, और आने वाले टाइम में कभी भी आप देखना, सिर्फ वेस्टीज एक ऐसी इंडियन कंपनी है। अभी मैं बाली सर का कुछ दिन पहले इंटरव्यू देख रही थी, मतलब बहुत मजदूरों का विस्थापन हो रहा है, वो यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, क्योंकि काम नहीं है। वेस्टीज में बाली सर ने बताया 1000 लेबर हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, 1000, और एक भी लेबर को छुट्टी नहीं दी गई है, एक को भी मतलब अभी विस्थापन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर डूइंग देयर जॉब, उन्हें जॉब मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो काम कर रहे हैं। वेस्टीज में इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, सारे एम्प्लॉइज घर से सीएनटीज कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वीआईपीज कर रहे हैं, एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं गया है, एक भी एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट नहीं करी गई है। वेस्टीज में इतने सारे लीडर्स हैं, सबको उनके बिजनेस के हिसाब से और बिजनेस से ज्यादा उन्हें पेमेंट दी जा रही है। तेल, साबुन, मंजन, चाय की पत्ती, बेसिक प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट का एमआरपी 25% कम कर देना लॉकडाउन में। आप क्या समझ रहे हो, ये मजाक है? इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। मतलब उस दिन बाली सर ने बोला, मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ अपने मैनेजमेंट को। मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो मुझे इतनी अच्छी कंपनी मिली कि मैनेजमेंट ऐसा, बाली सर जूम मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आके मीटिंग कर रहे हैं, कन्वर सर मीटिंग कर रहे हैं, दीपक सूद सर मीटिंग कर रहे हैं। कितने एमडीज को आप जानते हैं, ऐसे कितने एमडीज को जानते हैं जो अपने
डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, कोई नहीं होगा, नो वन इज देयर, कोई नहीं है। बारी सर ने बोला कि हमारे इतने वेयर हाउसेज हैं कि अगर हमारा एक रेड जोन में आएगा ना तो हम बाकी 20 से ज्यादा हमारे वेयर हाउसेज हैं, अगर एक रेड जोन में आया ना तो हम बाकी 19 से करेंगे डिलीवरी प्रोडक्ट की, अगर दूसरा भी आया तो हम बाकी से करेंगे, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, पांचवा भी आया, छठा भी आया, कितने रेड जोन में आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, मजबूती, मजबूती सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी मजबूती, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। और अगर किसी को पहली बार में मिल जाए तो उससे लकी पर्सन नहीं है, और जिसको मिलने के बाद समझ में ना आ जाए, जिसको मिलने के बाद भी समझ में ना जाए, अभी पिछले जन्म के पाप के कर्मों का घड़ा भरा नहीं है, भटकोगे अभी और भटकना लिखा है। मतलब मुझे लगता है अगर उस दिन ईश्वर ने सद्बुद्धि नहीं दी होती मुझे वेस्टीज ज्वाइन करने की, तो कार में चल रही होती, मैं ऑटो में धक्के खा रही होती, मैं बसेस में धक्के खा रही होती। ये मेरा लाइफ था। इलाहाबाद सिविल लाइंस में मेरा इंस्टीट्यूट था, बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम की शॉप, लेकिन सुरभि सिंह किसी ब्रांडेड शोरूम में कभी नहीं गई। इवन मुझे बहुत सारे ब्रांड के नाम भी नहीं पता थे, अभी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ब्रांड्स के नाम मुझे पता हो गए, अभी पता हो रहे हैं जब अफोर्डेबिलिटी आ गई। पहले क्या था, एक ड्रेस देखती थी, सोचते थे खरीदेंगे खरीदेंगे, वो निकल के दूसरी आती थी, लेंगे लेंगे, वो जाती थी, तीसरी आती थी। हमारा दिल सपनों की कब्रगाह बन जाता है, एक के बाद एक सपनों को मारना सीख लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, पहले अपने सपनों को मारना सीखते हैं, फिर अपने बच्चों के सपनों को मारना सीखते हैं, फिर अपने परिवार के सपनों को मारना सीख जाते हैं। हम इतने बड़े कह सकते हैं कि सपनों को मारने वाले इंसान बन जाते हैं कि आप जिसकी जिंदगी को छुएंगे सिर्फ बर्बाद करेंगे। आप जिसकी लाइफ को, आप अपने बच्चों की लाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं सर 50,000 आता है, वी आर सेटिस्फाइड। भाई तू सेटिस्फाइड नहीं है, तू कामचोर है। अगर तू 50,000 में सेटिस्फाइड होने की बात कर रहा है तो तू सेटिस्फाइड नहीं है, तू कामचोर है। क्योंकि अगर तू बोलेगा कि तू सेटिस्फाइड नहीं है तो अपनी गॉसिप्स को छोड़ना पड़ेगा, चौराहेबाजी छोड़नी पड़ेगी, टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, हार्डवर्क तुझे करना पड़ेगा, और वो तू करने के लिए रेडी नहीं है। तो कौन है सेटिस्फाइड? कोई भी व्यक्ति आपको अगर ये कहता मिल जाए कभी ना कि मैं संतुष्ट हूँ, तो समझ लेना ये दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर इंसान है, सबसे बड़ा आलसी इंसान है। जो ये कहता है वो संतुष्ट है। यानी कि आप देखिए शास्त्रों की बात को, संतोष परम धनम, संतोष परम सुखम की बात को तोड़ मरोड़ लिया है, तोड़ा मरोड़ा है अपने हिसाब से। उसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ निकालना, वो अर्थ का अनर्थ निकाल के बैठा है। उसने अपनी वाइफ को ये बोला है कि देख मेरी सैलरी है 50,000 और तुझे मेरे साथ जीना है, क्योंकि तेरी सजा क्या है, तेरी शादी मुझसे हो गई, ये तेरी सजा है। उसने अपने बच्चों को बोला है भैया बच्चों तुम्हारी सजा क्या है कि तुम मेरे बच्चे हो, ये तुम्हारी। So guys, again there was a network glitch and wonderful session going on. बिल्कुल भी समय का पता नहीं लग रहा एंड ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि सुरभि जी सेशन को खत्म करें कहीं पे भी, बट वंडरफुल। सो हम कुछ समय और सुनना चाहेंगे सुरभि जी को। सर आज क्या हो रहा है मुझे कोई नहीं बात पता। नहीं, लेकिन आपके इस फ्लो के साथ ना हम आपको मतलब वैसे तो हमारा टाइम स्पैन जो है इतना रहता है, बट हम आपको कुछ और सुनना चाहेंगे। आप एक फ्लो में थी, प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। सो फ्रेंड्स वो बंदा क्या बोलता है अपने बच्चों से कि बेटा तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरी औलाद हो, ये तुम्हारी जिंदगी की बड़ी सजा है। तुम्हारी अपनी बीवी को बोलता है तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरी बीवी हो। वो अपने पेरेंट्स से बोलता है तुम्हारी सजा ये है कि तुमने मुझे पैदा किया है, क्योंकि तुम्हारा तुम अगर बीमार पड़ोगे तो मैं तुम्हें किसी सरकारी अस्पताल में ले जाके लाइन लगवाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, उसके बाद तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो क्या है तुम्हारी सजा? कि तुमने मुझे पैदा किया। सो फ्रेंड्स दुनिया में जो भी लोग सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? सेटिस्फाइड होने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और उतने में जिंदगी काटना शुरू करो। नो, अमीरी ईश्वरीय गुण है। अपने आप से अभी कहें, आप अपने मन में रिपीट करें, अमीरी ईश्वरीय गुण है। अमीर बनिए, क्योंकि दुनिया में पैसे जब अच्छे लोगों के पास आएंगे तब वो अच्छे कामों में लगेंगे। अगर आप पैसे दे दीजिए ओसामा बिन लादेन को, तो वो क्या करेगा? वो उसको उसी जगह में तो लगाएगा जो काम उसका है। लेकिन अगर यही पैसा आप किसी नोबल पर्सन को देंगे तो वो क्या करेगा?
वो उसको नोबल कॉज में यूज करेगा। तो अमीरी क्या है? अमीरी ईश्वरीय गुण है। आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं। अभी अक्षय कुमार देखो, मैं हर मीटिंग में अक्षय कुमार का एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज नाउ ही इज माय रोल मॉडल। मतलब वो मेरे रोल मॉडल है। 25 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में डोनेट किया है, 25 करोड़, एंड आई वांट टू बी वन ऑफ देम, लाइक देम, कि 25 करोड़ रुपए कौन देगा? जो महीने का 50 करोड़ कमाता होगा वो 25 करोड़ देगा। यस। तो मैंने जब देखा, मतलब अजीम प्रेमजी, रतन टाटा ताज होटल्स में डॉक्टर्स को रुका दिया। डॉक्टर्स ताज होटल में रुक रहे हैं। ताज होटल मतलब उनके लिए सपना था, और सारे लोग सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल रहे हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि ताज होटल में वो रुके हैं। जो लोग कोरोना के पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर्स और बाकी जो स्टाफ है, उनको ताज होटल में रुका दिया। वाओ माय गॉड, मतलब दे आर लिविंग लेजेंड्स, दे आर रियल साधु एंड महात्मा। धीरू भाई अंबानी ने एक बार बोला था, धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि ईश्वर प्राप्ति के 2 रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग, दूसरा कर्मयोगी, और मैं दूसरे रास्ते को चुनता हूँ। मींस मैं कर्मयोगी बनता हूँ, मैं कर्मयोगी बनने का चुनाव करता हूँ। कर्मयोगी बनोगे, करोड़ों लोगों के परिवार में रोजगार देने का मौका आपके हाथ में है। आज मुझे लगता है सबसे बड़ा साधु महात्मा कौन है? बिल गेट्स। सबसे बड़ा संत कौन है? वॉरेन बफेट। सबसे बड़ा संत कौन है? अंबानीज ग्रुप। सबसे बड़ा संत कौन है? टाटाज ग्रुप। संत महात्मा का मतलब वो चंदनधारी पहन के मंदिर में बैठना थोड़े होता है। संत महात्मा का मतलब क्या हुआ कि जो ज्यादा लोगों की लाइफ में बदलाव ला सक रहा है। और आज की डेट में लोगों को एक ही बदलाव चाहिए, आर्थिक उन्नति। इसके अलावा कोई बदलाव कम हो जाए, बाकी बदलाव आप कम कर दो, उनकी जिंदगी में चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा कमा दिया ना, तो आप उसके भगवान बन जाओगे। अगर आपकी वजह से किसी के घर में 1 लाख रुपए जाना शुरू हो गया ना, तो आप जानते हो उसके घर में, मंदिर में ईश्वर के साथ आपका फोटो होगा। आपका फोटो होगा, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी जो दौलत चाहिए, सबसे बड़ा जो सुख है, वो सुख ये चाहिए। जब आप ये उनको कंट्रीब्यूट कर देते हैं ना, आपकी उनकी जिंदगी में जब ये कंट्रीब्यूशन आप डाल देते हैं, तो बाकी चीजें कम है, डजंट मैटर। बाकी चीजें कम है, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो बाकी चीजों के लिए एक अच्छा नजरिया आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। मतलब मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप पैसा तो कमाते हैं, पैसे के साथ साथ आप अच्छी आदतें, अच्छी संगत, अच्छी सोच, अच्छे विचार। आज मैं लीडर्स को देखती हूँ कि हमारे बहुत सारे लीडर हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देते हैं और बहुत अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो मुझे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज अजय सर ने मुझे मौका दिया, और कई बार बीच में नेटवर्क का चैलेंज रहा, बावजूद इसके, बिकॉज वी आर लीडर्स, वी आर पॉजिटिव। सो हमने आप सभी से, हमारा काम जो था, हमारा जो पर्पस था, वो हमने पूरा किया। सो लीडर्स, थैंक यू सो मच। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को थैंक यू बोलूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप सभी की जिंदगी बहुत अच्छे से बदले। लॉकडाउन हो या कुछ भी डाउन हो, आपको खड़े रहना है और कुछ बेस्ट करना है, क्योंकि लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में कुछ अच्छा करके दिखाता है। और आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लीडर हैं। आप सभी मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपने डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी को बदलने का। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच अजय सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुरभि जी, बट अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। इनक्रेडिबल स्पीकर एंड द बेस्ट एवर वुमेन एम्पावरमेंट वीक एपिसोड, लोग बहुत आपको लाइक कर रहे हैं। एंड सीरियसली आपको बुलाना आई थिंक और आपको सुनना, ये मेरे लिए एक डिलाइट था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा, पहली बार मैंने आपको इस रूप में देखा है, इतने डेंजरस अवतार में आप, इतना बढ़िया नॉलेजेबल, मतलब आप, इतनी नॉलेज है आपको, इतना बढ़िया बोलती हैं, और कितनी सरल शब्दों में आप लाइफ के इतने मीनिंगफुल चीजें लोगों को सिखा देती हैं। एंड सीरियसली आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस। एंड आपसे एक दो सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपके जाने से। बिल्कुल सर। हाँ जी, आपके जाने से पहले एक दो सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी है। पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने वैसे तो बहुत सारी चीजें बताई मैनेजमेंट, लॉकडाउन के बारे में, लेकिन यहाँ से आप इस इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को। तो यहाँ से आने वाले समय में, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद, आप इस इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? क्या सर मुझे जी प्लीज, आपका क्या नजरिया है इस इंडस्ट्री को लेके? ओके सर, मुझे क्या लगता है ना कि सबसे पहली चीज, 21st सेंचुरी, हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, उस सेंचुरी में एक इंडस्ट्री जो आने वाले 50 इयर्स तक फ्लरिश करेगी।
आने वाले 50 इयर्स तक जो फ्लरिश करेगी वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आ गया है। एक टाइम था जब लोग तमाम तरह के धारणाओं में घिरे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, जोड़ने का बिजनेस से भाग जाएंगी ये वो, बट नाउ द पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ इट। नाउ पीपल आर सीइंग द अचीवमेंट ऑफ लीडर्स। तो आज लीडर्स को दिख रहा है, ऑडी दिख रही है, मतलब मेरे गांव में कोई ऑडी नहीं चलाता, ऑडी क्या कोई भी कार जनरली। तो आज कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। आज जो लीडर्स के अचीवमेंट्स है, आज वेस्टीज ने जो अचीवमेंट्स खड़े कर दिए ना, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। एक्चुअली 2000 लोगों का फॉरेन जाना आप इग्नोर नहीं कर सकते। 3000 2000 से ज्यादा लोग 1 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं, आप इसे इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। तो ये गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी वेस्टीज जो कि एक एथिकल इंडियन कंपनी है, जो इंडियन प्राइस, इंडियन मेंटालिटी और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर रही है। तो मुझे लगता है इससे बेस्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, बाकी कंपनीज ने भी छटनियां शुरू ही कर दी हैं। तो आपके पास अंतिम विकल्प ही नेटवर्क मार्केटिंग है। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। एंड सुरभि जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा। देखिए, आप तो आज मिलेनियर हैं और इस उम्र में आपने मतलब आपके सेक्रीफाइसेस, आपकी जो मेहनत है और आपकी सबसे बड़ी चीज आपकी सोच आपको यहाँ तक ले आई। आपने बताया कि अमीरी एक मतलब हक है हर इंसान का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिच। तो ये सोच जो है, ये सोच आपको बड़ा बनाती है और आप और भी बहुत आगे जाएंगे। आपने कई चीजें अच्छी बताई हमें। सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपलाइन, आपने कभी सवाल नहीं उठाया। शायद ये आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा मतलब एक आपकी सक्सेस में रोल प्ले करता है। और जिद्दी बनना पड़ेगा, ये भी आपने बताया। जिद्दी जरूर बनेंगे बड़ी चीजों के लिए। बट मैं यहाँ जानना चाहूंगा हमारे यूथ को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट है, जो आज आपसे 1-2 साल छोटे हैं या आपके हम उम्र हैं, जिन्होंने अभी कॉलेज से पास आउट होना है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उन्हें अपनी लाइफ के अंदर आपके जितनी सक्सेस हासिल करने के लिए? यस, मुझे लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के पास बहुत एनर्जी होती है, टाइम होता है, लेकिन एक सही डायरेक्शन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ का क्रीम टाइम होता है, भटकने में चला जाता है, इधर उधर में चला जाता है। मुझे लगता है लोग अपने आप को यूथ मानने के लिए, उन्हें लगता है कि अगर स्पीड बाइक चलाएंगे, लहरा के गाड़ी निकालेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, तभी हम यंगस्टर हैं। जा जाके फास्ट फूड खाना ही यंगस्टर्स की पहचान है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो अभी जो भी ओला उबर के अगर आप फाउंडर के बारे में पता करें, मतलब बड़े कॉलेज के टाइम से इन लोगों ने इतना क्रिएटिव इनोवेटिव चीजें कर दी कि दुनिया बदल दी, दुनिया की सोच बदल दी। सर, वो कौन से होटल हैं जो अभी हम बुक करते हैं ऑनलाइन, ओयो, अगर आप जानते हो? ओयो, ओयो, यस, ओयो। ओयो के फाउंडर्स के आप देखेंगे, ये सभी यंगस्टर्स, इन्होंने अपने कॉलेज टाइम में इतना इनोवेशन, इतना क्रिएटिविटी दिखाया कि आज दुनिया में इनका नाम है, दुनिया में लीड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप 30 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको लगेगा कि आप शुरू करें, सोचें कि करियर क्या बनाना है? नो फ्रेंड्स, आज सोचो। आज सोचेंगे तो आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। सचिन ने 16 साल की एज में इंटरनेशनल खेली है, 16 साल की एज में इंटरनेशनल खेली है। अगर वो भी सोच लेता कि पहले 25 का हो जाऊं तब मैं कुछ सोचूं, तो आप अपने टाइम को एक सही डायरेक्शन दो, फोकस्ड हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। अर्जुन बनिए, मछली की आंख के सिवा कुछ ना बन दिखे आपको। अर्जुन बन के एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है, आपको कंटिन्यू होके, फोकस्ड होके उस पर काम करना है और अपने पूरे खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। और ये आप कर सकते हैं। वेस्टीज इज द बेस्ट मीडियम टू फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, एनर्जी को वेस्ट ना करें, फोकस्ड हो जाएं। So thank you so much for your message and your wonderful time, मैम। आपने बहुत कुछ सिखाया बहुत सारे लोगों को, and really you are an inspiration for every one of us। and दोबारा आपको जरूर सुनना चाहेंगे। hope everything will be all right। तो हम आपको एक प्रॉपर सेमिनार के लिए इनवाइट कर पाए, जहां बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा पाए। और आपका समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सभी ऑडियंस की तरफ से, और सब आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थी हमारे साथ सुरभि सिंह जी, जिन्होंने बताया कि आपको अपनी एनर्जी को एक सही जगह पे लगाना है, सही डायरेक्शन में लगाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूथ की जो आज की सोच है, ये उन्हें अलग करती है आम लोगों से और बना देती है खास। सो आज आपको सोचना है, हो सकता है कि इस एपिसोड से आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आए और आप अगली कामयाबी की कहानी बन पाए, आप बन पाए आइकन अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए आप एक आइकन बन के उभरें। हम यही आपसे विश करेंगे। एंड जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन्हें कहना चाहूंगा इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनसे शेयर करें, क्योंकि
हम आपके लिए लेके आते हैं एक अलग, एक डिफरेंट स्टोरी, और आपको ऐसे लीडर्स को सुनने का मौका मिल रहा है जो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहरों से हैं और वहां से अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, बहुत बड़ी पहचान बन चुके हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी का एक अलग पहलू आपके सामने ला पाए और आपको रूबरू करवा पाए उनकी सोच के साथ, उनकी नॉलेज के साथ। वो आपसे अपनी नॉलेज को शेयर करें और आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आप भी कामयाब हो सकें। सो गाइज, यहाँ हम क्लोज करते हैं अपना विमेनहुड वीक। 3 सक्सेसफुल वुमेन्स, आपने पहले जॉली सूरी जी को सुना, देन एकता सहदेव जी को सुना, और आज आपने सुना सुरभि सिंह जी को। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड, बिल्कुल हिला के रख दिया। सारे एपिसोड ही बेस्ट हैं, हर लीडर एक से बढ़कर एक है, एंड बिलीव मी गाइस, आगे भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट वीक जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक विल हैव 2 एपिसोड। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारा जो डेज रहेंगे, दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे। गाइस नोट कर लीजिए, वेडनेसडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे, बुधवार रात को 9 बजे एंड शनिवार रात को 9 बजे। और अगले हफ्ते हमारे जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं, अगेन यंग मिलेनियर्स, मेल कैंडिडेट हैं, 30 साल की उम्र से पहले कामयाबी को एक अलग नजरिए से देख लेना, अचीव कर लेना और उसको जीना शुरू कर देना। ऐसा करने के बाद जिंदगी कैसी लगती है। आज आपने सुरभि जी को सुना, उसी कैटेगरी में आती हैं सुरभि जी भी। 30 से कम एज की हैं, कामयाब हैं, सक्सेस को अचीव कर चुकी हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं लाइफ के अंदर। और ऐसे ही 2 मेल स्पीकर अगले हफ्ते हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। यूथ की सोच बहुत अलग है फ्रेंड्स, बहुत अलग, और हो सकता है ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला पाए। सो यहाँ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज। अपना ध्यान रखें, कोरोना लॉकडाउन में सिर्फ जरूरत के समय पे बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप लोगों से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कमिंग वेडनेसडे विद 1 बिग एपिसोड आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिर यूथ आइकन ऑफ वेस्टीज। और उनको सुनने के लिए आपको ये 4 दिन का इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा, बिकॉज आज ही इज द हार्ट थ्रोब ऑफ मैनी। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा।